हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी 2023। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। झेलम रिवर पासेस थ्रू वल्लार लेक। ये एक राइट स्टेटमेंट है। राइट, कि जब हमने ड्रेनेज सिस्टम समझा था, ड्रेनेज पैटर्न समझा था हमने रिवर्स का, तो उसके अंदर हमने देखा था कि वो वल्लार लेक से पास होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब जो कोलेरू लेक है, यहाँ मतलब ये कोलेरू लेक्स दो रिवर्स के बीच में से जाती है, एक है गोदावरी और एक है कृष्णा। बट इसके अंदर जो पानी जाता है वो कृष्णा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं जाती है, कृष्णा की कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज है या कृष्णा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, तो वो इनडायरेक्टली उसके अंदर पानी डालती है। यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया है, सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है दैट मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर्ड लेक। अब जो कन्वर्ड लेक है ये एक ऑक्सबो लेक है, जो एक मियांडर से बना है, ऑफ नॉट गंडक बट ऑफ बुरही गंडक। हालांकि ये एक ट्रिब्यूटरी है इसकी। ये बहुत ही माइन्यूट टाइप का सा सवाल था जो यूपीएससी ने इस पे पूछा था। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसमें से, ये तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ ए करेक्ट नहीं बोला गया इसके अंदर। कितने करेक्ट है? सिर्फ एक ही करेक्ट है। आगे आएंगे जहां पे दो या तीन करेक्ट का भी आएगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। हाउ मैनी ऑफ द अबाउ आर डिसीडियस ट्रीज, कि इनमें से कौन से डिसीडियस टाइप के ट्रीज है। तो जैसे हम रिकॉल करते हैं, जैक फ्रूट जिसको कटहल कहा जाता है, ये पार्ट है ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, तो इट इज अ ट्रॉपिकल ट्रीज का पार्ट आ गया। वेर एज महुआ इज पार्ट ऑफ ड्राई डिसीडियस ट्री एंड टीक इज पार्ट ऑफ वेट डिसीडियस ट्रीज। यानी कि सिर्फ जैक फ्रूट नहीं है, वेरेज महुआ और टीक दोनों ही डिसीडियस ट्रीज का पार्ट आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली टू, कि ये तीनों में से सिर्फ दो ही करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। कि यहाँ पे पूछा गया कि क्या इंडिया के पास कल्टिवेटेड एरिया ज़्यादा है जहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है। सो दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि चाइना का लैंड हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। राइट, चाइना की टेरिटरी हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उसके चलते उसका जो एरेबल एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सेकेंड है द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। कि जो इरीगेटेड एरिया वो इंडिया में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इंडिया में रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू चाइना यहाँ पे रिवर्स है, एंड उसके चलते हमारे पास कैनल्स है, तो हमारे पास इरिगेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू चाइना। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरे थर्ड स्टेटमेंट है द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। नाउ यहाँ पे इंडिया मार खा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 56% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बट अगर उनका हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखते हैं एग्रीकल्चर का, सो इट्स जस्ट 7 to 8%। राइट, तो बहुत बड़ा इशू है ये। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं है, कि जो प्रोडक्टिविटी वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये हम इकोनॉमी में समझेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आ गया, दैट इज टू, दैट इज ऑप्शन ए, ओनली वन, कि सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है तीनों में से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। कि इसमें से कॉन्गो बेसिन का कौन सा पार्ट है। नाउ दिस इज अ वेरी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। राइट, तो इसके अंदर ये तीनों ही इनकरेक्ट है। ये तब न्यूज़ में बहुत आया था, दैट इज कैमरॉन। तो अगर हम इसका एक मैप देख लेते हैं तो मैप से आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये कॉन्गो बेसिन है, दिस इज कैमरॉन। राइट, नाइजीरिया नहीं है उसका, उगांडा भी नहीं है, और साउथ सुडान भी नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। सो बचा कौन सा? कैमरॉन। Next, I considered the following statements. Amarkantak hills are at the confluence of the Vindhya and Shayadri range. अब confluence का मतलब क्या होता है? कि जब दो रेंज जहां पे मिलते हैं, दैट इज कन्फ्लुएंस।
कि ये वहाँ पे पाया जाता है। हालांकि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमरकंटक हिल्स कन्फ्लुएंस पे नहीं है, क्योंकि कन्फ्लुएंस थोड़ा दूर आ जाता है। अमरकंटक प्लेट्यू आ जाता है एट द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, कि ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सातपुरा रेंज, कि ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सातपुरा रेंज है। वेरेज अगर हम समझते हैं कि सातपुरा रेंज मध्य प्रदेश में है, और ये जो हिल है बिलीगिरियन हिल्स, इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न कर्नाटका, कि ये कर्नाटका का पार्ट है, राइट। सातपुरा रेंज इज ऑफ मध्य प्रदेश का पार्ट आ गया। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड है, सीसाचलम हिल्स constitute the southernmost part of the western ghat. Now again this statement is incorrect, कि जो सीसाचलम hills है is part of the eastern ghat, not western ghat. तो तीनों ही statement incorrect है. So how many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three, or none? D, none. None of the statement given above are correct. Is or are correct. Okay. Consider the following pair. The area of conflict mentioned in the news, कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। तो ये तीन जगह बताई गई है, और ये तीन जगह जो कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो कहाँ है? सबसे पहले डोनबास। मतलब आप लोग को याद होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि 2022 का जब हमने समझा था, तो अफगानिस्तान पे सवाल आया था। क्यों आया था अफगानिस्तान पे? क्योंकि 2021 में तालिबान आ गया था, इसलिए 2022 में उस पर सवाल आ गया। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया था, तो इसलिए 2023 में रशिया यूक्रेन पे सवाल आया है। जैसे अगर हम देखते हैं ये डोनबास, नाउ डोनबास इज नॉट पार्ट ऑफ सीरिया बट इट इज पार्ट ऑफ यूक्रेन, कि ये यूक्रेन का पार्ट हो गया। ठीक है। सेकंड है काचीन। नाउ काचीन इज नॉट पार्ट ऑफ इथोपिया बट ये म्यांमार का पार्ट हो गया। थर्ड है टिग्रे। टिग्रे इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ येमेन बट ये पार्ट आ जाता है ऑफ इथियोपिया, राइट। सो ये तीनों ही pair are incorrect. So how many of the above pairs are correctly matched? Only one? No. Only two? No. All three? No. None. Option D is the correct answer. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, की यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया एंड रोमानिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, की यूक्रेन के साथ इसमें से कौन कौन लैंड बॉर्डर शेयर करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आ गया है यूक्रेन, रोमानिया। तो जैसे हमने समझा था कि पहले अफगानिस्तान न्यूज में आया था इसलिए उस पर सवाल आ गया, फिर यूक्रेन न्यूज में आया, अब उस पर सवाल आ गया। हालांकि अभी जो इजराइल और ईरान का इशू चल रहा है, तो देयर आर चांसेस कि आने वाले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इनफैक्ट मेंस एग्जामिनेशन में इजराइल और ईरान पे कोई ना कोई तरीके का सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो करेक्ट आंसर आ गया ओनली 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब इसको एक चीज समझना कि जैसे अगर हम देखते हैं कि एक सन है, ठीक है, एंड दिस इज अ लैंड, ओके, ये सन है और लैंड है। अब सन की जो रेज आती है वो जमीन पे टकराती है और फिर ये जमीन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो जमीन पे टकरा रही है दैट इज नोन एज इंसोलेशन, और फिर वो क्या कर रही है? अर्थ को गर्म कर रही है, जमीन को गर्म कर रही है, और फिर वो जमीन से हीट रेडिएट हो रही है। सो दैट इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, हालांकि ये सवाल इंसोलेशन पे है। ठीक है, तो यानी कि इंसोलेशन जो सन से डायरेक्ट आई है, और रेडिएशन यानी कि जो वापस अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, राइट, वो रेडिएट कर रहा है, या तो गर्म होकर कर रहा है या डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो अब इसमें सवाल क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो इंसोलेशन है इक्वेटर पे वो 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली
2/3 ऑफ द इंसोलेशन, यानी कि जो इंसोलेशन आ रहा है जिसके अंदर यूवी रेज है, इंफ्रा रेज है, वेवलेंथ है, दैट इज लॉन्ग वेवलेंथ रेज है, शॉर्ट वेवलेंथ रेज है, तो उसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? इंफ्रारेड रेज का है। थर्ड बोला गया है दैट इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमोस्फियर। अब मेरे को एक चीज पता है कि ये चारों स्टेटमेंट में से मेरे को, जैसे फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ते, दैट इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अब ये जो चारों स्टेटमेंट है, दैट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाला और ऑप्शन डी वाला, ये तीनों ही मेरे लिए बहुत नए हैं, ठीक है, मेरे को नहीं आता, राइट। मैं एक बार रीड करूंगा तो मेरे को नहीं आएगा, बट मेरे को ये वाला ऑप्शन आता है क्योंकि मुझे पता है कि जो वाटर वेपर है, जो हमारा वाटर वेपर है, ये क्या है? ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में भी बोला जाए तो इट इज द बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस। बिगेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाटर वेपर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो वो क्या करती है? वो हीट एब्जॉर्ब करती है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होता जाएगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि वाटर वेपर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड क्या है कि वाटर वेपर सबसे जल्दी खत्म हो जाता है, वो डिप्लीट हो जाता है। यानी कि वाटर वेपर के ऊपर मैंने हाथ रख दिया तो वो वेपर से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। जैसे ही वो लिक्विड बना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं रहा, यानी कि अब वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब हमारे घर पे खाना बनता है तो हम सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। हम राइस बनाते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। हम दाल बनाते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं? वो पानी में हम खाने को पकाते हैं। अब वो पकाने से कैसा होता है कि वो पानी जो है वो वेपर बनता रहता है। तो घर में जब 2-3 गैस चल रही है, एक गैस पे पानी रखा हुआ है, एक गैस पे सब्जी रखी है, एक पे चावल रखा है, एक पे दाल रखा है, सब में पानी है, तो क्या होगा कि सब एक साथ वेपर निकालेंगे। तो जब सब एक साथ वेपर निकालेंगे तो हमारे घर के किचन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वो वेपर क्या करता है? वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो किचन पूरा गर्म हो जाता है और वो किचन से पूरा घर गर्म हो जाता है। इसलिए जब घर पे खाना बनता है मॉर्निंग में या इवनिंग में तो पूरे घर पे गर्मी हो जाती है। तो वो गैस की गर्मी नहीं है, वो वेपर की गर्मी है, ठीक है। तो उसके तहत मेरे को क्या पता है कि ऑप्शन सी तो राइट है ही, क्योंकि वाटर वेपर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। बट मेरे को ये बाकी के ऑप्शन का कोई आइडिया नहीं है। तो बाकी के ऑप्शन का अगर मैं आइडिया समझता हूं तो जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि इंसोलेशन जो है इक्वेटर पे वो 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल। नाउ दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम पॉइंट, कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि 10 गुना बहुत ज्यादा हो गया यार, कि 10 गुना ज्यादा धूप यहां पे लग रही है, तो दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट। तो वो चीज करेक्ट नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट बोला गया है कि दैट इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में सिर्फ इंफ्रारेड रेज नहीं है, इसमें और भी चीज है। जैसे अगर हम आइसोलेशन में देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द आइसोलेशन, तो जैसे मैं कह सकता हूं कि आइसोलेशन में वेवलेंथ आ जाएगी, लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। सेकेंड मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर विजिबल लाइट्स आ जाएगी। थर्ड मैं कह रहा हूं यूवी रेज आ जाएगा। और फोर्थ मैं कह रहा हूं इंफ्रारेड रेज आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इंसोलेशन में सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रेज है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ऐसा नहीं है, सबका इक्वल अमाउंट हो गया, तो उससे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और फिर फोर्थ है इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अब जो इंफ्रारेड रेज है दीज आर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो जब ये लॉन्ग वेवलेंथ में होता है तो वो स्पेक्ट्रम में विजिबल नहीं रहता, वो स्पेक्ट्रम के बाहर चला जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ क्या होती है कि जो स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, जो हमारा वो है ना विबग्योर, उसके अंदर आता है।
वेरेज जो लॉन्ग वेवलेंथ होते वो विबग्योर के अंदर नहीं आता। तो इसमें बोला गया है आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम बट नॉट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम में आ ही नहीं पाते। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। अब बेसिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल था, हालांकि इसके अंदर ऑड वन आउट करना था, दिस वाज द ऑड वन, राइट, क्योंकि ये हमें समझ आया था और यूपीएससी को भी पता है कि हमें यही पता है, हमें बाकियों का इतना नॉलेज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस रिपीट हुआ है, जैसे हमने देखा था 2013 में एक सवाल आया था, राइट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे सवाल आया था, फिर ये 2021 में वापस सवाल आया था, और अब ये 2023 में भी इस टाइप का सवाल आया है, वापस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ही आया है। जैसे हम 2021 में जो आया है कि रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे वार्म एनवायरनमेंट है। तो जब रेनफॉल और वार्मनेस मिलती है तो जो थर्ड फैक्टर जनरेट होता है दैट इज़ दी ह्यूमिडिटी, कि हवा में मॉइस्चर है और गर्माहट है, तो वो मॉइस्चर क्या करता है, वो गर्मी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर वेपर से क्या क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है। अब जो क्वेश्चन है दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट 1 बताया गया है दैट द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब हर स्टूडेंट के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में डीकम्पोजिशन फास्ट होता है, कि जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि एक लीफ का लिटर जमीन पे गिरा तो वहां पे डीकम्पोजिशन इतना फास्ट होता है कि वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है। बट पॉइंट क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे बारिश ज्यादा है, वार्म टेम्परेचर है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टाइप का टेम्परेचर है, तो उससे क्या हो रहा है कि प्लांटेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि वहां पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो सॉइल पे हमेशा मॉइस्चर रहता है, और वो सॉइल पे जब मॉइस्चर रहता है तो हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर इज एन इरोजनल एजेंट, तो वो क्या करता है, वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर देता है। दैट मीन्स कि वो न्यूट्रिएंट्स वहां पे लीच हो जाते हैं, लीच अवे। तो न्यूट्रिएंट्स वहां पे यूजुअली इतना ज्यादा सॉइल में नहीं रह पाते। तो यूजुअली क्या होता है कि सॉइल में जैसे ही न्यूट्रिएंट आता है तो वहां पे प्लांट डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि प्लांट उसको तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स में ज्यादा है, सॉइल्स में कम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पे क्या बोला गया कि द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट, दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, कि वहां पे सॉइल रिच नहीं है, वहां पे प्लांट्स बहुत ज्यादा रिच है। सॉइल में या तो न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाते हैं या फिर वो प्लांट सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ठहरता नहीं है, वो आता है और चला जाता है, या तो प्लांट्स ले गए या वो लीच हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। अब ये सेम स्टेटमेंट यहां बोल गया है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, 2013, 2021, 2023, राइट। तो इसलिए पीवाईक्यूज हमें करने का बोला जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो यहां पे देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। अब ये यूजुअली स्टूडेंट को काफी ज्यादा क्वेरी रहता है कि एक चीज समझो, जब मैं इस तरीके का एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे सन है एंड दिस इज द लैंड, और ये लैंड कहां पे है, इज अ ओशन में है, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो ये मैं कह सकता हूं कि दिस इज एन ओशन, दिस इज एन लैंड। अब होता क्या है कि जो सन की रेज आती है वो दोनों ही जगह पे इक्वल आती है, तो एक बीच हो गया, ठीक है। ये मैं कह सकता हूं कि ये एक बीच है। अब बीच में एक साइड लैंड है और एक साइड पानी है। अब दोनों की जगह दोनों को ही हीट इक्वल प्रोपोर्शन में मिलती है, यानी कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में हीट करता है। बट होता क्या है कि लैंड जो है वो हीट्स फास्टर, वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है।
तो जब सूर्योदय हुआ है यानी कि मॉर्निंग में सनराइज हुआ है, तो सनराइज क्या करेगा, वो लैंड और ओशन को दोनों को गर्म करेगा एक साथ में, जिसके अंदर लैंड जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर। फिर जब सनसेट होगा तो अब सन रहा नहीं है, तो गर्मी है नहीं, तो अब क्या होगा, ये दोनों ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ठंडे होने में भी कैसा है कि जो लैंड है इट कूल्स फास्टर एज कंपेयर टू वाटर, कि लैंड ठंडा भी जल्दी होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना हुआ। अब यहां पे सीजन वाइज समझते हैं, क्योंकि सवाल विंटर और समर पे आ गया है। तो अगर हम पहला सीजन देखते हैं कि लेट्स से जो फर्स्ट सीजन हम एग्जांपल ले रहे हैं वो समर का है, तो समर में क्या है कि हीट बहुत ज्यादा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है हम, राइट, सन ट्रॉपिक ऑफ आईटीसी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा गर्म करेगा। तो जब वो गर्म करता है कि लैंड और वाटर को, तो दोनों को वो गर्म करता है, बट लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो जो वेरिएशन है टेम्परेचर वो रहता है कि लैंड का टेम्परेचर अलग होगा और वाटर का टेम्परेचर अलग होगा। बट अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर का एक अलग फिनोमेना कैसा हो जाता है कि विंटर में यूजुअली जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। तो हमारे पास जो सनलाइट आ रही है वो स्ट्रेट नहीं आ रही, वो स्लांट आ रही है, राइट। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो स्लांट सनरेज आ रही है। तो स्लांट सनरेज में कैसा होता है कि सन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब सन की जब इंटेंसिटी कम है तो वो ये लैंड और वाटर को अलग अलग तरीके से गर्म करता है, जिसके अंदर लैंड जल्दी गर्म हो जा रहा है और ये लेट गर्म हो रहा है। तो इसके चलते क्या होता है कि विंटर सीजन में लैंड और ओशन में टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। समर में ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, विंटर में ये काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर बोला गया है, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर, दैट इज इनकरेक्ट, कि ये विंटर में ज्यादा है कॉन्ट्रास्ट एज कंपेयर टू समर। सेकेंड स्टेटमेंट बताया गया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है कि ये एक वो सिनेरियो होता है जहां पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है इट टेक्स मोर एनर्जी टू हीट, इट टेक्स मोर एनर्जी टू हीट, राइट। अब जैसे हमने इसमें समझा है कि लैंड इज कूलिंग फास्टर, लैंड इज हीटिंग फास्टर, यानी कि लैंड जल्दी गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू वाटर। तो हम कह सकते हैं कि लैंड को गर्म होने में एनर्जी कम लगती है और पानी को गर्म होने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। एक और बेसिक एग्जांपल हमारे घर पे जो लेते हैं कि हम वाटर बॉईल करते हैं, तो जब हम बॉईल करते हैं पानी को एक यूटेंसिल में तो उसको अराउंड 15 मिनट्स लगता है गर्म होने में। अब उसको जब हम उठा के हमारे किचन के प्लेटफॉर्म पे रखते हैं फॉर लेट्स से 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड्स में हम उठाते तो वो प्लेटफॉर्म गर्म हो जा रहा है, यानी कि अर्थ यानी कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो रही है। बट क्या इतने कम सेकंड्स में ये पानी गर्म हुआ था? नहीं हुआ था। एंड अगले 10-15 सेकंड में जो वो प्लेटफॉर्म गर्म हुआ था किचन का वो ठंडा भी हो जाएगा, बट ये 15 सेकंड में वापस ठंडा नहीं होगा। सो दैट मीन्स लैंड कूल्स फास्टर एंड लैंड हीट्स फास्टर। अब जो लेट हीट हो रहा है यानी कि उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो दैट मीन्स कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लैंड सरफेस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अगेन डी, दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन अ सेसिमोग्राफ P waves यानी कि प्राइमरी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द S वेव दैट इज द सेकेंडरी वेव, दैट इज राइट, क्योंकि प्राइमरी वेव्स का मतलब यही है कि वो पहले आती है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है, इन P waves the individual particles vibrate to and fro whereas in the S waves the individual particles vibrate to the right angles, राइट। अब इसका मतलब कैसा होता है कि दो चीजें बोली गई है कि ये तो है डायरेक्शन ऑफ पी वेव्स, कि ये पी वेव का डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन में इसका एक वाइब्रेशन आता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन कैसे आता है?
टू एंड फ्रो, इस तरीके से हमारे हार्ट बीट जैसे वाइब्रेशन आता है पी वेव का। वेरएज अगर हम एस वेव का करते हैं, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस वेव्स, कि ये एस वेव का डायरेक्शन है। अब यहां पे जो डिफरेंस क्या है कि जो पी वेव का डायरेक्शन है दैट फ्लोज पैरेलल, कि ये पैरेलल चलता है। वेरेज जो डायरेक्शन ऑफ एस वेव्स एंड वाइब्रेशन जो है, इसका जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर चलता है। यानी कि जो डायरेक्शन, जो वाइब्रेशन जाएगा एस वेव का, वो इस तरीके से जाएगा कि ये एस वेव है और उसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर जाएगा, वेरेज इसका जो वाइब्रेशन वो उससे पैरेलल जाएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, राइट। So this is it from today's video. In the coming video, we will be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well.